अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से आज एक अहम मौजू के साथ और एक बर्निंग इशू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और मेरे साथ मोहतरम अनीस मुक्तदी साहब मौजूद हैं और एक बहुत ही हसास मौजू है और बहुत ही एक मुसलमानों के दिलों से जुड़ा हुआ मौजू है। यानी जो हालात आज पूरे आलम इस्लाम पे चल रहे हैं, जैसा इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला हुआ है और जंग का ऐलान हुआ है, मुसलसल जंग चल रही है और कई एक हालात जैसा जैसा वक्त गुजर रहा है हालात बदलते जा रहे हैं और संगीन हालात होते जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे। चंद सवालात हमारे हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको उसके जवाब ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले तो अनीस भाई, आज का जो माहौल है एक गम का माहौल आलम इस्लाम में चल रहा है, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इसमें ईरान पर इसराइल और अमेरिका की तरफ से मुश्तरका हमला कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप इसको किस तरह देखते हैं, ये हमला जो हुआ है और कहाँ पर मुसलमानों को चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। हमला देखने का क्या है, बहरहाल हमेशा जो है इजराइल और अमेरिका हमेशा बहाने कुछ भी बनाओ, मुस्लिम दुनिया के हमेशा एक पॉलिसी के साथ, नाम नहीं लेते हुए पॉलिसी के साथ हमेशा दुश्मन बन के रहे। तो अब इसका, क्योंकि ईरान जो है एक लंबे अरसे से, पिछले 3-4 सालों से, बिलखुसूस 3-4 सालों से इजराइल के पीछे पड़ा हुआ था। गाज़ा पे जो जुल्म हो रहा था उसके बारे में आवाज़ उठाए थे और वहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मुसाद बनो, हिजबुल्लाह है, हौती है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करे। तो इजराइल को कभी भी सबक सिखाना ये ईरान का मेन मकसद था। अब रही बात, अमेरिका हमेशा एक पॉलिसी, कहीं भी एक न्यूक्लियर के नाम से, खैर ये बात सच है कि ईरान न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने की कोशिश में ज़रूर लगा हुआ है, मगर इससे पहले हम देखें जैसा लीबिया के ऊपर अटैक हुआ, फिर इराक के ऊपर उस वक्त केमिकल वेपन्स के नाम पे बाद में कुछ भी नहीं मिला। तो एक पॉलिसी है ये कि दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड को पावरफुल नहीं बनने देना, कभी दोस्त बन के, कभी कुछ तो भी एक पॉलिसी के नाम से ये करना, ये हमेशा जो है अमेरिकन पॉलिसी है। और साथ में कई यूरोपियन कंट्रीज़ भी है जो अंदरूनी पॉलिसी तो वही रहेंगी, मगर ऊपर बात कुछ तो भी करते जाएंगे। तो ये हमेशा की पॉलिसी रही, तो उसी का एक पार्ट है, उसी का। अब जैसे ईरान के पीछे इतना पड़े तो इजराइल भी तो न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहा, और इजराइल जितना ये पिछले एक 50 साल के अंदर जितना क़त्ल गारत, आम क़त्ल गारत गाज़ा में हुआ और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा वो कहीं और नहीं हुआ, मगर ये छोटा भी कभी भी नहीं दिखेगा अमेरिका को, या ऐसे जो भी कंट्रीज़ है, जो पावरफुल कंट्रीज़ है, इनको कभी भी नहीं दिखेगा। ये हमेशा क्या करेंगे कि इसको अनजान हो जाएंगे, किसी एक को टारगेट करेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ कोई बात करा तो टारगेट करेंगे। अब रही बात, ईरान जो है बहुत मुस्बित एतबार से ठहर रहा था, तो अब इनके एतबार से तो जैसे लीबिया के साथ इराक के साथ करे और अफ़गानिस्तान को तक नहीं छोड़े, जबकि ईरान इन सारों से ज़्यादा पावरफुल है। तो वैसे वक्त में इसके ऊपर हमला होना कोई हैरत की बात नहीं है, वही मुनाफिकाना चालों में से एक चाल है। जी सब। और एक अहम सवाल ये है कि जैसा देखा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान की आवाम से कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी आज़ादी का वक्त आ चुका है, तुम अब सुकून की ज़िंदगी गुजारते हो। तो यही बातें जब इराक़ पे और जब अफ़गानिस्तान पे और दूसरे इलाक़ों पे इनका हमला हुआ था और सद्दाम हुसैन को वहाँ पे क़त्ल, उनको शहीद किया गया था, तो उस वक़्त भी ये बातें कही गई थी। लेकिन आज भी वहाँ के माहौल आम माहौल नहीं हुआ है अब तक, और आज भी फिर यहाँ पे वही बात की जा रही है। ये देखो, अब वजह कुछ बताना ना, मैं वहाँ की पब्लिक, जैसे इराक की बात ले लो, 1980 से 90 के बीच में सबसे पावरफुल करेंसी इराक की थी, सबसे पावरफुल, के पूरे गल्फ नेशन की सबसे हाईएस्ट करेंसी इराक की थी, और सबसे बड़ा जीडीपी और वेल्दी नेशन इराक कहलाता था। तो आज
आज एक पावर्टी में करेंसी की कोई कीमत नहीं, अंदरूनी हालात बहुत ख़राब, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, फिर बोल रहे हैं क्या बोले तो हम डेमोक्रेसी को कायम कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर लीबिया में देखे, दुनिया में, पूरी दुनिया में लीबिया के पास जो क्या बोलना चाहिए लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, सब्सिडीज जो थे, एक मानो में पूरी दुनिया की 100% प्रो गवर्नमेंट अगर कोई थी, पब्लिक के लिए प्रो गवर्नमेंट कोई थी तो वो लीबिया की थी। शादी हो रही तो एक नए जोड़े को एक फ्लैट मिल जा रहा, कार लोन है तो 50% में मिल जा रहा, एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, जीडीपी हाईएस्ट जीडीपी। तो मगर आज क्या हो के है, खाने को खाना नहीं है। तो बोलना क्या है, ये तो बोलेंगे, कुछ तो भी बोलेंगे, तो ये बोल के क्या करना है बोले तो यहाँ की जीडीपी पे इकानमी पे माल मारना है। और जो नेशन जो है अच्छे दौलतमंद हो गए, वेल्दी नेशंस है, इनको दफन नहीं कर दिए, इनको अगर रोक नहीं दिए तो आगे टेक्नोलॉजी की तरफ कहाँ जाती है, ये डर पहले से अमेरिका को सता रहा और अमेरिका खामोशी से काम करते चले जा रहा। और एक बात यहाँ पे देखी जा रही है कि ईरान के अतराफ़ के जो मुस्लिम ममालिक है, तकरीबन 14 से ज़्यादा है या 14 से कम है, ये ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ एक कमरपस हो चुके हैं। वहीं पर ये देखा जा रहा है कि यूके इनके तायद में भी नहीं मगर इनके ख़िलाफ़ में भी नहीं है। तो अब इसको किस तरह से देखते हैं कि जहाँ पे एक मुस्लिम ममालिक इनके ख़िलाफ़ चल रहा है और यूके जो है सो अपनी खामोशी बनाए हुए है। देखिए, पहले झगड़ा जो है इजराइल फ़लस्तीन का है और इराक़ का जो रोल है इजराइल फ़लस्तीन झगड़े के अंदर का रोल है। और अमेरिका मजलूम के साथ रहने के बजाय जालिम का साथ दे रहा, जिस वजह से ये झड़प हो रही। एक बात हो गई। दूसरी बात, आप जो 14-15 मुस्लिम ममालिक बोले, पर्टिकुलरली जो गल्फ रीजन्स है जी, वो सारे के सारे प्रो फ़लस्तीन है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे सऊदी रहने दो, ओमान रहने दो, क़तर रहने दो, ये सब प्रो फ़लस्तीन है। मगर सेम टाइम फिर ये सारे अमेरिका के सामने पपेट्स है। अमेरिका के सामने कोई मुंह उठाने वाला, कोई ज़बान उठाने वाला या कोई बात उठाने वाला इसमें कोई भी नहीं है। इस वास्ते कि है भी मामूली कंट्री, सिवाय सऊदी को छोड़ दिए तो बाकिया कंट्रीज बहुत इतने छोटे, तेलंगाना के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर की कंट्रीज क्या कर सकते वो लोग। तो इसमें ज़रा टेक्नोलॉजी के एतबार से किसी दौर पे इराक़ था तो आज तो उसका हाल ख़राब है। अब सऊदी है, थोड़ी टेक्नोलॉजी है मगर कर क्या सकता। अब उधर कभी तुर्की बात करेंगे मगर उसके अंदर के हालात भी जो है उसका आपको अगर मैं बता दूं, खैर कभी न्यूज़ों में नहीं आता, पिछले 5 साल से उसकी लीरा की कीमत पिछले 8 साल से गिरते है, हर दिन 2 पैसे। मतलब समझिए किसी वक्त $1 जो है 3 लिरा के बराबर था। कब? 8 साल पहले। आज $1 जो है 33 लिरा है। मतलब टर्की को खामोश फाइनेंशियली, क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी रखने वाला कंट्री थोड़ा, और एक खून भी अलग है, ओटोमान खून एक अलग खून होता। तो इस वास्ते उनको खामोशी से, उनको छेड़खानी नहीं करके, उनके हर जगह इकानमी पे बगैर बात करे कि उनको मारते यार। अब उसके बाद में नंबर आएगा तो सऊदी का आएगा, उसके बाद नंबर आएगा तो पाकिस्तान का आएगा। अब पाकिस्तान इस बीचों में क्या परेशान है आपको मालूम। अब रही बात आवाज़ उठाने वाले, अगर हम समझते तालिबान वो असल जज्बे वाले ज़रूर बोल सकते हैं मगर उनके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि सही सोच भी नहीं है उस वक्त क्या करना है। ये अलबत्ता अपने मुल्क के साथ जो करे वो वाकई ग्रेट है, तारीफ़ के काबिल है। मगर वहाँ कोई टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो अब हम उम्मीद ज़्यादा रख नहीं सकते। अब रही बात बकिया, जो आप जैसा बता रहे बकिया गल्फ कंट्रीज़ है, ये इजराइल के तो बेसिकली बहुत ज़्यादा खिलाफ है। मगर अब लामहला, क्योंकि आपका सवाल पूरा समझ में नहीं आया मगर फिर भी मैं समझ रहा हूँ। अब जैसे मिसाल के वास्ते ईरान को मजबूरन जो है सारे गल्फ कंट्रीज पे जितने अमेरिकन बेसिस है उस पर अटैक करना पड़ रहा है। ईरान का दावा क्या है, ये आपकी ज़मीन नहीं, अमेरिका के एयरबेस पे हम अटैक कर रहे हैं। उनका बड़ा देश हमारा है, तो देश तुम्हारा है तो अमेरिका का ही को है, इसका सवाल है। और यहाँ से हमारे ऊपर मिसाइल आ रही तो हम ये डिस्ट्रॉय करेंगे। अब ये जो गल्फ कंट्री से ये बोल रहे हैं हमारे कंट्री पे अटैक करे तो हमारा, तो झगड़ा इजराइल का सबको था मगर झगड़ा बदल के किधर जा रहा, ईरान की तरफ, ईरान एंड गल्फ की तरफ चले जा रहा। तो ये एक गहरी और बहुत ही भी है। अब यूके जो है ये एक थोड़े कंट्रीज है, जैसे यूके, फ्रांस, पर्टिकुलर इसमें यूके है, फ्रांस है
और ये बिल्कुल आगे रहने वाले, इटाली है, उसके बाद जर्मन है, इन लोगों की एक अलग पॉलिसी रहती है। ये अंदर से सब क्या है बोले तो ये पूरे एक ही पॉलिसी पे है, मगर बाहर क्या करते हैं बताने के वास्ते, जैसे अमेरिका अब अटैक को जा रहा तो यूके अपोज करेगा, तो लोगों का क्या होगा कि पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड में क्या होगा, भाई सऊदी भी इराक को टारगेट कर रहा है, यूए भी टारगेट कर रहा है, बेचारा यूके, मगर अंदर से ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मगर आपको डाइवर्ट करने पॉलिसीज अलग बताएंगे। तो यूके कोई इस मामले में, मतलब मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स के मामले में, गल्फ के मामले में, इस मामले में वो वक्तिया बयाना जरूर देंगे आपको डाइवर्ट करने के, मगर अंदर से वो लोग कभी सीधे नहीं है। बिल्कुल। और अब उसके बाद दूसरा हमारा मुल्क हिंदुस्तान के मुतालिक, क्योंकि ये जंग शुरू होने से ऐन क़ब्ल हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इसराइल के दौरे पे गए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसराइल फादरलैंड है और हिंदुस्तान मदरलैंड है। तो इसके ऊपर आपकी क्या तासुरात? पहली बात, बड़ी शर्मनाक हरकत करे मोदी साहब, इतनी गिरी हुई हरकत, इतनी शर्मनाक हरकत कोई इंडिया के वैसा नेशन नहीं करना चाहिए। एक बार तब आपको जरा पिछले में याद दिला दूं मैं, जैसे अमेरिका का एंड रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगाई अमेरिकन गवर्नमेंट, पेट्रोल नहीं लेना वो तो इंडिया बाद हफ्ता बोला हमारी मर्जी में जाए, जहाँ सस्ता मिला ले रहे। वाकई भी एक, खैर बीजेपी गवर्नमेंट हम जरूर खिलाफ है, मगर एक नेशन के एतबार से जो मोदी साहब जवाब दिए पक्का दिखा। आज जोकर बन के काम कर रहे हैं, अमेरिका के चमचे बन के, और इतना सर का इसराइल, थोड़ी देर के लिए इसराइल की कोई अहमियत हकीकत नहीं है। ये सब क्या है न्यूज़ों में, वो क्या बोलते, उसके पेट्राइट मिसाइल्स है उसके पास, और 1 घंटे का है वो सब अगर अमेरिका हट गया तो 1 घंटे का, 1 घंटे के बाद इसराइल नक्शे पे भी नहीं रहता। अब फिर इसराइल को साथ दे के ये गल्फ को कंट्रोल करना है अमेरिका की पॉलिसी, इसलिए इसराइल जिंदा है, वरना 1 घंटे का भी नहीं है। तो अब वही से इसराइल कहने इनो जा रहे हैं, जाके जो है हम साथ है, वो है, कोई बात ही नहीं है। पहली बात, हम जो है 70 साल पहले हम आज़ाद हुए, कॉलोनाइजेशन क्या होती, गुलामी क्या होती हम अच्छा जानते, कई कुर्बानियां हमारे को देना पड़ता, वैसा हमारा हिंदुस्तान है। और फिर आज़ाद होके 70-75 साल में हम वर्ल्ड के निगाह में, दुनिया की निगाह में हम एक इज्जतदार कंट्री तक आ गए। ऐसे वक्त जाके छिचोरी बात करना और मजलूम को जो है, जालिम को तारीफ करके आना, ये जो है इंटरनेशनल एतबार से कोई अच्छी बात नहीं होती। और जो विखार है ये, खैर उनकी जो हिंदुत्व पॉलिसीज है वो अलग है, मगर एक इंटरनेशनल पॉलिसी होती, वो विखार कितना बिगड़ेगा, जाके क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके उसको बोल रहे हैं, फिर ये टारगेट क्योंकि होने वाला है, प्लान्ड है, इंतजार हो रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना, पाकिस्तान दखल देता क्या है कि, हालांकि पाकिस्तान अमेरिका का बिल्कुल चमचा है, गवर्नमेंट चमचा है, मगर पब्लिक हमेशा अमेरिका के खिलाफ है। तो पब्लिक गड़बड़ होकर कहीं पाकिस्तान को साथ देना पड़ता क्या है कि बोल के पाकिस्तान को बिजी रखने मोदी साहब एक खानों पे काम ले लिए, सीधा इजराइल से बात करे, फिर आके अफगानिस्तान और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट शुरू करे। मगर अंदर की बातें ऐसे है, इंडिया भी अमेरिका को बहुत चुपते रहता, क्योंकि चुपते रहता, क्यों चुपते रहता, एक पावरफुल नेशन बन रहा, एशिया में जो है ऑलरेडी रशिया से परेशान है, एशिया में ऑलरेडी चाइना से परेशान है, और एक पावरफुल नेशन वहाँ, तो आगे चल के एशिया का बहुत डोमिनेशन दुनिया पे हो जाएगा, ये अमेरिका को कब से कहा। और फिर इंडियन पॉलिटिक्स के एतबार से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, हिंदू मुस्लिम होना और भी कुछ मसाइल होना, ये इनको मौके बन रही। इवन फ़लस्तीन का हेडक्वार्टर खुद आज कनाडा में है, तो इससे पहले जो है फ़लस्तीन बोलो, वो क्या नाम सिखों का क्या बोलते उसको, तो बहरहाल वो लोग अपनी नेशन की जो मांग कर रहे हैं उसका हेडक्वार्टर आज कनाडा में है। तो किसी दौर पे जो है द्राविड नेशन की मांग हुई और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की मांग हुई, तो अमेरिका तकते जा रहा। तो वैसे वक्त मोदी साहब जो है अपना पावर बढ़ा लेना, अपना इमेज बढ़ा लेने के बजाय ये बिल्कुल घिनौनी छोटी हरकत करना इंटरनेशनल मीडिया पे, और खुद इंडियन प्राइड के एतबार से, इंडियन उसके एतबार से भी बड़े छोटे दिखे मोदी साहब। ये तो बिल्कुल घिनौनी हरकत, जंगली हरकत, और क्या बोलना चाहिए, एक इंडिया के वैसे कंट्री की हरकत नहीं थी वो। तो मोदी साहब ही जाने अब जी। अनीस भाई, ये जैसा है जंग चल रही है और कई मुल्क इस जंग के तायद में है और कई मुल्क जंग के खिलाफ भी है,
तो इसमें आपको कोई चीज़ ऐसी छुपी हुई, कोई चीज़ जाहिर भी आपको इसमें नज़र आती है? क्योंकि बाद लोग छुपे हुए हैं, बाद लोग जाहिर नहीं हो रहे हैं और बाद लोग बिल्कुल जाहिर होके इस मतलब जंग क्या की तारीफ पूछना कर चाह रहे नहीं हैं। समझ में नहीं आया बाद मतलब। कंट्री बिल्कुल खुल के हाँ, इस जंग की तारीफ कर रहे हैं और किसकी? ईरान के खिलाफ है, अच्छा, ईरान के खिलाफ जी। खिलाफ है। हाँ, और बाद लोग छुपे हुए हैं, कुछ बोल रहे नहीं, ना अमेरिका का ना इसराइल की तारीफ कर रहे हैं, ना तो ईरान की तारीफ कर रहे हैं, मगर छुपे हुए हैं, ऐसा है छुपे हुए खामोशी। मतलब क्या, कई कंट्रीज तो खामोशी च रहेंगे। अब कई यूरोपियन कंट्रीज है, दुनिया पूरे हमेशा, आज नहीं, आज नहीं हमेशा के लिए देख लो, आप कई सालों से देख लो, कई जमाने से देख लो, इराक के वक्त कोई बात नहीं करा। छुपे हुए ना, या अब भाई हमारी इकानमी से हमारे को मतलब है, खत्म, इतना ही रहेंगे। अब इसमें वो लोग छुपे हुए भी वो नहीं बोल सकते, या नहीं तो वो लोग आप क्योंकि दुनिया की इकानमी को हाथ पे रख लेने का, और कहाँ की मजहब भी एक काम कर रहा, इसके लिए पहल करने वाले कंट्रीज में अमेरिका है, साथ में यूके है, साथ में फ्रांस है, फिर उसके बाद आता नंबर इटाली जर्मनी का, ये नंबर आते। मगर अब बाकी तो कई कंट्रीज और भी है। हाँ, जैसा चाइना है, चाइना बिल्कुल खामोश है अभी। अच्छा अच्छा, चाइना, रशिया, चाइना है, रशिया है, रशिया। इटली है, अब ये एक बिल्कुल मानो में, खामोश। एक मानो में यहाँ पे क्या है, ये लोग इकानमी के एतबार से और वर्ल्ड पावर के एतबार से ये लोग अमेरिका के डेफिनेट खिलाफ है, जी इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। क्योंकि पावर गेम में तो ये लोग उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, इसमें शक नहीं। अब रही बात जंग में डायरेक्ट साथ देना नहीं देना, डायरेक्ट साथ देने के वास्ते तकरीबन लोग, क्योंकि कहाँ की फिर इन लोगों को महसूस होता है ये मुस्लिम वर्ल्ड का पंचायत है, और एक पंचायत टेक्निकली कैसा आ गई, झगड़ा जंग कैसा आ गई, गल्फ की अब ईरान की जंग होगी। बिल्कुल। अब ईरान का काम क्या होगा, एक मिसाइल इसराइल पे भी डालो, फिर साथ में अमेरिकन बेस के नाम से कुवैत पे डालो, सऊदी पे डालो, यूएई पे डालो, बहरीन पे डालो, खतर पे डालो, ये भी होगा। तो क्या हो रहा, एक मानो में ऑटोमेटिक, चाहते नहीं चाहते हुए भी ये झगड़ा एक मुस्लिम वर्ल्ड का होगा, और मुस्लिम इकानमी भी वीक होंगी। तो कहाँ तक कट हुआ पूरा। तो हम हमारे ये प्रोग्राम के आखिरी मरहले में है। अनिस भाई, अब जो हालात बन रहे हैं तो इसको किस तरह हैंडल किया जाए और किस तरह इसको काबू में लिया जाए, करना क्या चाहिए इन कंट्रियों को? मतलब आपका सवाल समझ में सवाल ये है कि अब जो हालात बन गए हैं, हाँ जी, जंग के हालात, अब इसको, इस जंग को रोकने के लिए और इस जंग के ऊपर काबू पाने के लिए और वहाँ की आवाम की हिफाजत के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा ईरान की आवाम है, अभी एक फिगर भी आ रहा है कि तकरीबन 500 से ज्यादा आवाम वहाँ पे जहाँ बहक हुए। नहीं, जंग में तो खैर होगा ही चाहिए, मगर काबू पाना एक सवाल है आपका, फिर अमन होना एक सवाल है। काबू पाना तो जंग में जीतना पड़ता, ये काबू पाना है। अमन के लिए पहली बात, जैसे मसलन मिसाल समझाने बोल रहा हूँ, यूरोप का आप थोड़ा जहन में ला लो। फिनलैंड एक मामूली कंट्री है, किससे जंग कर रहा, खामोश अपनी जिंदगी अपन गुजार ले रहा, किसी से कर ही नहीं सकता। नॉर्वे एक मामूली कंट्री है, किससे कर रहा, किसी से कर ही नहीं सकता। मालडोवा एक मामूली कंट्री है, किससे जंग कर रहा, किसी से नहीं कर रहा, खामोश अपनी जिंदगी अपन गुजार ले रहा। तो जैसे हमारे पास श्रीलंका है, छोटा कंट्री है, जैसे जो है नेपाल है, एक मामूली कंट्री है, तो ऐसे लाओस है, कंबोडिया है, मामूली कंट्रीज है। इनके पास क्या पावर रहेगा अगर कोई हमला करा? तो असल में आप यहाँ एक समझने की बात है, जिसका काम उन कर रहा, सब आराम से गुजर रहे हैं, सब आराम से हो रहे हैं। मगर हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड या गल्फ के हालात जब मुस्लिम इकानमी को मारने, अमेरिका हमेशा एक काम कर रहा, और साथ में वो मुस्लिम वर्ल्ड को भी कंट्रोल में रखना चाह रहा है, एशियन कंट्रीज को भी कंट्रोल में रखना चाह रहा। ये खत्म करने के वास्ते पहले समझना, ये ना इराक का मामला है, ना ईरान का मामला है, ना लीबिया का मामला है, ना फलस्तीन का मामला है। पहले अमेरिका की मक्कारी खत्म होना, फलस्तीन का मामला 1 घंटे में खत्म हो जाता। इराक का क्या मामला रहेगा, लीबिया का क्या मामला रहेगा, ईरान का क्या मामला रहेगा। थोड़ी देर के लिए ईरान का और इजराइल के जो झड़प है वो फलस्तीन की वास्ते है, और बिल्कुल तस्वीर हो जाएगा। तो ऐसा करा तो हम भी एक्शन लेंगे तो तस्वीर हो जाएगा। मगर एशियन कंट्रीज के ऊपर कब्जा रखने के वास्ते और मुस्लिम इकानमी पे कब्जा रख रहे अमेरिका, एक 30-35 साल से एक मक्कार चाल चल रहा, जिसको गल्फ पूरा यूज कर ले रहा, और गल्फ की इकानमी पे जीने की आदत बढ़ गई तो और भी दूर चले जाती। यहाँ तक कि आप देख लो, पिछले 50 साल से सऊदी का जो रियाल है
वो $3.75 है। मतलब कभी रियाल बढ़ेगा नहीं, और जो भी बढ़ेगा मॉनेटरी बेनिफिट अमेरिका ले लेगा। यूएई का जो रियाल है हमेशा फिक्स है पिछले 15 से, इसकी कीमत बढ़ी तो बेनिफिट उन लेगा। मतलब ऐसा इकोनॉमिकल बेनिफिट पे फिर एरिया के ऊपर कमांड रख के हम क्या अगर अमेरिका खर्चा कर रहा है, नहीं इनके पैसे जो मॉनेटरी बेनिफिट से आ रहे हैं इनके ऊपर लगा के इनको हमेशा ये करना, एशिया पे कंट्रोल रखना, मुस्लिम इकोनॉमी पे कंट्रोल रखना। अब इसके लिए क्या करना, पूरी दुनिया भर के लोग निकलना, कोई अमेरिकन बेस की एशिया में कहीं भी जरूरत नहीं है। पहले वो जैसे हम एक कंट्री है, ईरान एक कंट्री है, इराक एक कंट्री है, कंबोडिया एक कंट्री है, जिसका मामला उन देख लेता। अगर कुछ भी आपस का कुछ भी झगड़ा है तो यूएनओ है देखने। ये अमेरिका जो है दुनिया का पुलिस वाला बन के एक पर्टिकुलर टारगेट करना। अब इसके लिए क्या करना, दुनिया भर के लोग निकलना, हो सका तो एशिया के हर एक कंट्री के लोग निकलना, हर शहर के निकलना, अमेरिका के एयर बेसिस यहाँ से खत्म करो। जब तक ये नहीं करेंगे तो ये अमन कायम नहीं होगा। कुछ तो भी एक नाम से झगड़ा चलते रहेगा, अमेरिका एक खेल खेलते रहेगा, उसका $1 जाने का नहीं है। देखने में क्या लग रहा है, एयरबेस के ऊपर उन खर्चा कर रहा है, ये और कोई इकोनॉमी नहीं है, इनडायरेक्ट एज गल्फ की इकोनॉमी है। आज जाइए आप नेट पे मार लीजिए, एक यूएस से सऊदी का रियाल क्या कीमत है, एक यूएस से पिछले 25 साल से 30 साल से वही है। तो मॉनेटरी बेनिफिट पूरा अमेरिका ले रहा, तो फिर इनको फिर हथियार बेचना है, फिर ट्रेडिंग का अलग फायदा, साथ में कंट्रोल। तो अब ये खत्म होना, तो आम पब्लिक जब तक नहीं उठी, जब तक अमेरिका के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, अमेरिका को पॉलिसिंग बंद नहीं कराए, तो दुनिया का अमन, पर्टिकुलरली गल्फ का, मुस्लिम कंट्रीज का और एशियन कंट्रीज का अमन कायम नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये जो जंग चल रही है, इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले हुए हैं ईरान पर, इसके ऊपर एक प्रोग्राम हमने पेश किया है। तो इस प्रोग्राम को आप सुनिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, और आपकी राय ज़रूर दीजिए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और हमारी जो गुफ्तगू हुई है वो आपको कैसी लगी। कमेंट्स के ज़रिए इसका जवाब ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।